नमस्कार। अक्सर लोग ये समझते हैं कि आसन एक फिजिकल एक्शन है, मगर योगाचार्य बीके सायंगर ने अपने 80 साल के अथक अभ्यास और बड़ी गहरी सोच और समझ के साथ इस बात को प्रूव किया कि आसन एक फिजिकल एक्शन नहीं है। हाँ, ये सच है कि जब हम आसनों के अभ्यास को शुरू करते हैं तो हम सतह को उसके खरोंचते हैं। ये एक कॉग्निटिव एक्शन है, यानी क्रियात्मक क्रिया है। लेकिन थोड़े दिन अभ्यास के बाद जब अभ्यासी थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी स्किन को इस बात का एहसास होता है कि कुछ हो रहा है, और फिर जितने भी ऑर्गन ऑफ परसेप्शन हैं वो इस बात पर मजबूर हो जाते हैं देखने और समझने के लिए कि फ्लैश के साथ क्या हुआ। स्किन की ये क्रिया कि वो जानने की कोशिश करे कि फ्लैश के साथ क्या हो रहा है, इसे कॉग्निशन या रिकॉग्निशन कहते हैं। ये अभ्यास की दूसरी सीढ़ी है, जहां आसन सतह से बढ़कर स्किन और फ्लैश की ओर तक एहसास दिलाने लगता है। गुरुजी बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, मैं इसकी एक तीसरी स्टेज भी मानता हूं जिसे हम कम्युनियन कहते हैं। ये वो कम्युनियन है जहां माइंड का प्रवेश होता है, यानी एक जगह माइंड जागृत होता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि स्किन और फ्लैश के बीच में क्या कम्युनियन है। वो एक ब्रिज का काम करता है, और फिर आपको एहसास होता है कि इसी अभ्यास को जब एक अच्छा अभ्यर्थी आगे बढ़ाता है तो उसमें एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आती है कि वो अपनी फीलिंग्स देख सकता है, यानी कि आज जो मैंने अभ्यास में फील किया इस आसन में वो पहले से कैसे भिन्न था। और यहाँ माइंड का एक वो हिस्सा काम करने लगता है जो डिफरेंस कर सकता है कौन सी फीलिंग के साथ कौन अच्छा अभ्यासी है, कहाँ गड़बड़ हुई। और जब माइंड का ये हिस्सा काम करने लगता है कि वो आपकी फीलिंग्स को डिफ्रेंशिएट करने लगे, यानी डिफरेंशियल माइंड काम करने लगता है, तो आप अभ्यास के एक तीसरे सोपान में पहुंचते हैं, जहां आसन में माइंड का प्रवेश हुआ वो फिजिकल नहीं रहा। और जब हम इस अवस्था में अभ्यास की पहुंच पाते हैं कि बिना किसी वेवर के, यानी बिना कंसंट्रेशन छोड़े हुए हम किसी भी आसन के एक्सटेंशन एक्सपेंशन को फ्रंट, बैक, साइड, अपर, लोअर, इनर हिस्से को महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ आसन एक स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। हम आसन का अभ्यास कैसे करते हैं, उसकी किस अवस्था में पहुँचते हैं और उसको कैसे महसूस करते हैं, इस पर निर्भर करता है आपकी सोच। हमारा प्रयास है कि हम आपको ऐसे अभ्यास के तरीके बताएं कि आप भी उस सोपान तक पहुंच सके जहां आसन फिजिकल ना रह जाके सिर्फ मेंटल रहे और आपकी स्पिरिचुअल यात्रा का एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा हिस्सा बन सके। श्रृंखला के इस भाग में हम आपको सर्वांगासन के वेरिएशन सिखाने वाले हैं, तो चलिए हम देखते हैं सर्वांगासन के वेरिएशन। अब हम आपको सर्वांगासन के वेरिएशन दिखाने जा रहे हैं। हम आपको सर्वांगासन पहले ही दिखा और पढ़ा चुके हैं। ये यहाँ बात बहुत ध्यान देने वाली है कि सर्वांगासन को आसनों की माँ कहा जाता है। इस आसन की गंभीरता और इसके तमाम फ़ायदों को देखते हुए हमने ये तय किया कि हम आपको अलग से इसके वेरिएशन दिखाएंगे और सिखाएंगे। तो आज जिस हम वेरिएशन की बात करेंगे वो है एकपाद सर्वांगासन, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने
6 से 7 ब्लैंकेट को खोल के एक के ऊपर एक बहुत करीने से इसका पाइल किया है। उसके बाद एक बोल्स्टर रखा है जिसके ऊपर राकेश बैठे हुए हैं और इस पोज की शुरुआत दंडासन से होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने की ओर इस पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के एक बेल्ट का लूप बना के रखा गया है। अब जब आप दंडासन में बैठकर इन सब चीज़ों को सही ढंग से लगाकर तैयार हो जाते हैं तो आप इसके लिए एक बार अपनी C7 यानी गर्दन की जो 7वीं वर्टिब्री है उसको फ्रंट एज पे रखते हैं और कंधे 1.5 इंच के करीबन बाहर की कोर से अंदर रहेंगे, ताकि जब आप इस संपूर्ण पोज पे आएँ तो आपकी गर्दन या कंधे भार महसूस न कर सकें। बेसिकली इन 8 या 6 जैसी आपकी गर्दन की सामर्थ्य हो। ब्लैंकेट की वजह ही यही है कि गुरुजी ने पाया अभ्यास करते हुए कि डायरेक्ट जब हम फर्श पे सर्वांगासन लगाते हैं या करते हैं तो तमाम लोग जो कि अभ्यासी अच्छे नहीं हैं उनकी गर्दन में तकलीफ आने लगती है। उससे मुक्ति पाने के लिए आप 6 या 7 ब्लैंकेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड स्टिफनेस यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं राकेश ने C7 पर अपनी गर्दन को सामने एज पे ब्लैंकेट के स्थापित किया है और कंधे 1.5 इंच अंदर की ओर हैं। फिर सांस छोड़ते हुए बटक्स को रखा है इन्होंने बोल्स्टर के ऊपर और सांस छोड़ते हुए ये एक कुलांचे के साथ हलासन में जाते हैं। हलासन में जाने के बाद राकेश सबसे पहले अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और पीछे की ओर तानेंगे ताकि आपकी शोल्डर्स रोल बैक करें। बेसिकली अगर आपकी शोल्डर्स की पोजीशन ठीक नहीं है तो आपको गर्दन या कंधे में एक दबाव और दर्द सा महसूस होता है। फिर इंटरलॉक चेंज करेंगे ताकि दोनों तरफ के कंधों पर बराबर से रोटेशनल एक्शन हो सके। ऐसा करने से इनकी गर्दन भी फ्री होती है और फिर थंब को क्रॉस करेंगे और दोनों थंब को क्रॉस करके पीछे खींचेंगे। ये शोल्डर जॉइंट पे काम करता है, तो यानी आप शोल्डर जॉइंट पहले तैयार करते हैं। यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप किसी डॉक्टर से बोलिए कि जी हम योगाभ्यासी हैं और हमारी गर्दन में दर्द हो गया, तो वो खट से पहली बात करता है कि आप शीर्षासन सर्वांगासन मत कीजिएगा। ऐसा वो अपनी अज्ञानता की वजह से कहता है। अगर उसे ये पता हो कि शीर्षासन और सर्वांगासन का एक अद्भुत तरीका है जो बिना किसी नुकसान के किया जा सकता है, तो उसकी अवधारणा बदल जाएगी और हमारा यही प्रयास है। तो आप देख सकते हैं कि शोल्डर जॉइंट हमने अच्छे से फिक्स किए। यही क्रिया आप दूसरे थंब से करेंगे, यानी चेंज योर क्रॉस ऑफ द थंब। और ये हो जाने के बाद एक बेल्ट जो इन्होंने रखी है बगल में, उसके लूप को खोल के अपनी दोनों कोहनियों पर लगाएंगे। याद रखिए कि ये लूप की चौड़ाई आपके 2 कंधों की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। तो आप पहले से ही वो लूप को नाप के रखेंगे जो आपके कंधे की चौड़ाई के बराबर हों। फिर आपने ये बेल्ट एग्जैक्टली अपनी एल्बो पे पहननी है, ना ऊपर ना नीचे, और अपने दोनों हाथ की हथेलियों को जितना नीचे ले जा सके। अच्छा होगा कि आप 11th और 12th रिब तक अपने हाथ को ले जा सकें, यानी कि आखिरी रिब्स जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, वहाँ पे आप अपनी हथेलियों को फिक्स करें। एक और बात ध्यान देने की है कि इसमें आपकी हाथ की उंगलियां राकेश करके दिखाएंगे डायगनली फेस करेंगी एक दूसरे को, सीधा हाथ नहीं रखेंगे। और उसकी वजह है आपकी जो पीछे की रिब्स हैं वो भी डायगनली आती हैं, तो ये नेचुरल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो आप देखें कि गुरुजी के अभ्यास की क्या गहराई होगी कि उन्होंने इस बहुत खास बारीकी को ध्यान से न केवल अपने पास समझा बल्कि दूसरों को समझाया भी। ये एक बार हो जाने के बाद कि आपने अपने हाथों को, गर्दन को और कंधे को हलासन में ले जाके अच्छे से फिक्स कर लिया, देन यू आर इन द सेफ पोजीशन। यहाँ से फिर आप एक एक पैर करके सर्वांगासन में जाएंगे और अपने को स्थापित करेंगे। एक यह बात बहुत ध्यान देने वाली है, अगर आप देखें तो राकेश ने अपने दोनों पैरों को ताना है, एक्सटेंड किया है और मेटाटार्सल्स जो हैं सीलिंग की ओर फेस कर रही हैं। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए कि उन्होंने अपनी चेस्ट को कितने अच्छे से वाइड किया है और खोला है। हाथ की पोजीशन ये पूरा तय करती है कि आप अपनी चेस्ट खोल सकते हैं या नहीं। ये बहुत एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने सर्वांगासन को ठीक से नहीं किया या आपको लगा कि हम अगर कंधे पे खड़े हो गए तो ये सर्वांगासन है, तो इससे बड़े नुकसान होते हैं। एक तो आपके कंधे और गर्दन पे जोर पड़ता है और दूसरा ये कि साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ऐसे नोड कहलाता है जो हार्ट के ऊपर एक छोटा सा नोड है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स को लेता है, तो वो उस पर बहुत भार आता है। तो वो भार आना तो आपके हृदय के लिए अच्छा नहीं है। ये तो कॉन्ट्ररी हो गया। हकीकत में सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन ये जीवनदायिनी पोजेज हैं। तो आप इसलिए अपने हाथ की पोजीशन ज़रूर ध्यान रखेंगे कि लोअर मोस्ट जो रिब्स हैं उस पर रखेंगे और उसकी स्किन को मसाज करते हुए
अपनी बैक बॉडी को उठाएंगे। आप देख सकते हैं राकेश ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने चेस्ट को खोल रखा है। उनका चेहरा कहीं से भी लाल काला नहीं पड़ रहा है, यानी कोई बॉडी का वेट उनके चेहरे या गर्दन या माइंड पे या ब्रेन पे नहीं पड़ रहा है। जब आप इस अवस्था में आ जाएं, तब आप एक एक करके अपने पैर को सामने लाएंगे और इस इम्प्रोवाइजेशन को हम कहते हैं एक पाद सर्वांगासन। एक पैर, राइट पैर आप आगे लाएंगे टाइट करते हुए। ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट लेग की बैक ऑफ द हील को एक्सटेंड करेंगे और राइट फ्रंटल थाई को आप उठाते चलेंगे। अगर आप राकेश की तरह पैर के अंगूठे को नीचे तक टच कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं राकेश, आधी दूरी पे जाइए, तो आप पैर को उठाएंगे और एक पाद सर्वांगासन इस हाइट पे भी किया जा सकता है। एक पाद सर्वांगासन आपकी किडनीज के लिए बहुत ही कारगर पोज है। इसके अलावा इससे आपकी जो स्टमक की क्लियरेंस है वो बहुत अच्छी होती है और आपकी मांसपेशियों में बहुत ताकत आता है। आप सांस लेते हुए अपने पैर को वापस ले जाइए सर्वांगासन में, और यही क्रिया आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं और करनी ही चाहिए क्योंकि बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। फिर आप सर्वांगासन में स्टेबल होने के बाद पुनः हलासन में आते हैं और एक बार हलासन में स्टेबिलिटी आ जाए तभी अपने हाथ की बेल्ट खोलेंगे, बेल्ट निकाल देंगे और अपने दोनों हाथ से इन्वर्टेड कप शेप बनाएंगे और पैर मोड़ के अपने बटक्स को इसी पे लाके रखेंगे ताकि आपके बटक्स को चोट ना लगे या आपकी स्पाइन में झटका ना आए। एक बार उतरने के बाद या तो आप स्लाइड ऑफ कर जाएंगे सर की तरफ या दाईं करवट लेके भी आप इस पोज से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा एक पाद सर्वांगासन। अब हम आपको एक पाद सर्वांगासन जैसे वेरिएशन का बहुत ही सरल और अच्छा इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें इम्प्रोवाइजेशन सीखने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता है, और इन उपकरणों का श्रेय भी योगाचार्य बीके सायंगर को जाता है। उन्होंने पाया कि सर्वांगासन खासतौर पे जो पेशेंट्स हैं या वीक लोग हैं उनके लिए बड़ा कठिन काम है, तो चेयर का इस्तेमाल किया गया जिस पर करने की क्रिया हम आपको ऑलरेडी सिखा और बता चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ 2 चेयर्स का इस्तेमाल किया है। एक चेयर पे हमने स्टिकी मैट भी लगाई है ताकि आपको ये कटे नहीं। नीचे कंधे और गर्दन के लिए एक बोल्स्टर और उसके ऊपर एक लंबाई में फोल्ड की हुई ब्लैंकेट रखी है। सर के लिए एक और ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया है। ये सब लंबाई में हाफ फोल्डेड ब्लैंकेट हैं। अब बात यह है कि आप एक बार पोज में चले गए तो आप चेयर्स की लेंथ या डिस्टेंस को कैसे मेजर करें। एक बार आपने अपने उपकरण को सजा दिया तो आप बोल्स्टर के बगल में दंडासन में बैठिए। राकेश, मेरी तरफ चेहरा करते हुए आप बोल्स्टर के ठीक बगल में दंडासन में बैठिए, यानी आपकी बटक बोन्स और बोल्स्टर एक लाइन में हो। जहां दंडासन के पैर हैं ठीक उसी जगह दूसरी कुर्सी का मध्य होना चाहिए। हमने पहले से वो अरेंज कर रखा है ताकि आप देख सकें क्लियरली। और एक बार आपने दंडासन में अपने पैर और कुर्सी के मेल को बिठा लिया तो उसके बाद आप उठेंगे और कुर्सी पर साइड वाइज बैठेंगे। साइड वाइज बैठने के बाद अपनी दोनों टांगों को कुर्सी के बार के ऊपर रखेंगे और इसको होल्ड मत कीजिएगा, ये सिर्फ सहारे के लिए है। और कुर्सी में आप पीछे की ओर जाएंगे और हाथ को अंदर ले जाते हुए कंधे को आप बोल्स्टर पे लाएंगे। एक बार कंधे बोल्स्टर पे आ गए तो आप अपने पैरों से बद्ध कोण करेंगे। हम आपको फिर याद दिला दें, हम अपने पहले एपिसोड्स में ये दिखा चुके हैं आपको। बद्ध कोण करने की सिर्फ एक वजह है, ये आपके सीने को खोलता है। और मैंने आपसे कहा कि सर्वांगासन में चेस्ट का ओपन रहना अति आवश्यक है। ये पोज बहुत अच्छा है थायराइड और पैराथायराइड के लिए। आप देख सकते हैं थायराइड जो गले में है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। ये हो जाने के बाद आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और एक एक करके अपने पैरों को सीधा करेंगे। आप देख सकते हैं कि आउटर हील और आउटर हिप जॉइंट एक लाइन पे है और फिर अपने दोनों मेटाटार्सल्स को छत की ओर एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से आप सर्वांगासन पर, चेयर सर्वांगासन पर स्थापित होते हैं और फिर राइट लेग को आप बिल्कुल जैसे अभी आपने क्लासिक किया था टाइट करते हुए चेयर पे लाएंगे। एक पाद सर्वांगासन। आप देख सकते हैं कि चेयर इनके लिए बिल्कुल ठीक हाइट पे, ठीक जगह पे आती है। यहाँ भी आप अपनी फ्रंटल थाई को राइट लेग की टाइट करेंगे, बैक ऑफ द हील को एक्सटेंड करेंगे और आप बिना किसी स्ट्रेन के ना चेस्ट पे ना हार्ट पे इस पोज को कर सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। फिर आप पैर को वापस ले जाएंगे और यही क्रिया आप दूसरे पैर से भी करेंगे। तो ये एक पाद सर्वांगासन को चेयर के द्वारा बिना किसी डर के, बिना किसी तकलीफ के किया जा सकता है
होल्ड किया जा सकता है और फायदे उठाए जा सकते हैं। राकेश अपने पैर को टाइट रखेंगे, ये इसमें बहुत अनिवार्य है। थाइस को टाइट करिए, वंडरफुल। और इस तरीके से आप एक बार पोज होल्ड करने के बाद वापस जाते हैं। हर एक टांग को वापस जाइए सर्वांगासन में और चेयर पे अपने पैरों के पंजों को रखिए। दोनों तरफ एक एक बार जो आपने टांग से किया एक पाद सर्वांगासन, उसको 30 सेकंड से 2 मिनट तक रख सकते हैं। और फिर आप धीरे से हाथ निकाल के बाहर से कुर्सी पकड़ेंगे। एक बार आपने कुर्सी को अच्छे से होल्ड कर लिया बाहर से, तो धीरे से आप अपनी बटक्स को स्लाइड करते हुए इस बोल्स्टर पे वापस आएंगे। बटक्स को स्लाइड करिए और इस पोज से वापस निकलिए। डोंट पुश द चेयर, वी सजेस्ट यू टू ब्रिंग द बटक्स ओवर द बोल्स्टर। इस तरह से ना आपको चोट लगती है और आप वापस उतरने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। और फिर यहाँ से आप दाईं करवट लेते हैं, पैरों को बाहर निकालते हैं और सर्वांगासन जो आपने चेयर पे किया एक पाद, उससे बाहर निकल आते हैं। ताड़ासन में खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि इम्प्रोवाइजेशन कितना आसान है और कितना कारगर है। चलिए अब हम एक दूसरे आसन को आपको सिखाने जा रहे हैं जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रैक्टिस में। उसे कहते हैं सेतुबंध सर्वांगासन। चलिए देखते और सीखते हैं सेतुबंध सर्वांगासन। अब हम आपको सेतुबंध सर्वांगासन सिखाने जा रहे हैं, जिसे हम ब्रिक सेतुबंध सर्वांगासन कहते हैं, क्योंकि हम इसमें ब्रिक की सहायता लेते हैं। ऐसा करने से ये बहुत ही दुष्कर पोज बहुत आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक स्टिकी मैट बिछाई है और 2 ब्रिक्स जो वुडन ब्रिक्स हैं उनको दीवार से जोड़ा है बड़े करीब से। और एक ब्रिक संदीप के हाथ में है जिसे वो आपको दिखाना चाहेंगे कि इसका जो टॉप सरफेस है, संदीप इसका टॉप सरफेस दिखाएं। ये जो टॉप सरफेस है इसको आप अपनी टेलबोन के नीचे इस प्रकार से फिक्स करेंगे जब वो समय आएगा। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसकी इस पोजीशन और किस एरिया में इसको लगाया जाता है। फिर आप दंडासन में बैठेंगे और अपनी इस ब्रिक को अपने राइट हैंड साइड पे रखेंगे। दंडासन में आप जब बैठें तो अपने पैरों के पंजों को ब्रिक से या दीवार से बिल्कुल जोड़ के रखें और फिर लेट जाएं पीठ के बल फर्श पे। जब आप लेट जाते हैं तो आप अपने पैर मोड़ के ज़रा दीवार के करीब जाएंगे ताकि आप वो एक डिस्टेंस बनाएं जो ऑप्टिमम है आपके शरीर को उठाने के लिए। फ्लैट लेटा हुआ आदमी अपने को पूरा नहीं उठा सकता, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पैर मोड़ेगा और शरीर की लंबाई को छोटा करेगा। इसलिए हम आपको ये राय देते हैं कि आप करीब से करीब दीवार के जाइए और शिफ्ट कीजिए संदीप, ताकि आप जब उठें तो आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद अपने बटक्स को सही ढंग से उठाने के लिए और टेल बोन और बटक बोन को शरीर के अंदर मूव कराने के लिए आप एक एक्शन करते हैं जिसमें आप अपने एंकल्स को पकड़ते हैं और ये चतुष्पाद आसन का एक हिस्सा है और आप अपने बटक बोन और टेल बोन को सांस छोड़ते हुए उठाते हैं। ऐसे आप 2-3 दफ़ा इसको ऑसिलेट करते हैं ताकि आपके पीठ में कैच ना आए और वो हिस्सा मोबाइल हो जाए। तो ऑसिलेट योर सेल्फ लाइक दिस बाय होल्डिंग द एंकल सो दैट योर टेल बोन बटक बोन आर रेडी टू रिसीव द ब्रिक। फिर आप इस ब्रिक को उठाएंगे और इसको वर्टिकली प्लेस करेंगे टेल बोन के नीचे। इसका कुछ हिस्सा सैक्रम पे भी आएगा और इस तरीके से आप इस पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। सेतुबंध में क्लासिक सेतुबंध जो बहुत कठिन है उसमें आप बिना किसी ब्रिक रखे अपने बॉडी को इस तरीके से फर्श के पैरेलल फिक्स करते हैं। यहाँ एक बार आपने फिक्स कर लिया तो आप अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हाथ की उंगलियों को, और एक्सटेंड करेंगे। यदि आपके कंधे बहुत स्टिफ हों तो आप अपनी छोटी उंगलियों को खोल दीजिए और उसको भी लंबाई में एक्सटेंड कीजिए सो दैट आउटर रिस्ट ज़मीन को छूने लगे। ये एक पैरामीटर है जिससे मालूम चलता है कि आपने शोल्डर्स ठीक से घुमाए। फिर आप एक एक करके अपने पैरों को ब्रिक के ऊपर रखेंगे और जब आप ब्रिक पर रख लें एड़ी और नीचे ले जाइए और दूसरे ब्रिक के ऊपर भी रख लें और आपको लगे कि नहीं ये अभी थोड़े एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप अपने हाथ खोलेंगे, ब्रिक को पकड़ेंगे और ब्रिक के साथ आगे पीछे चलेंगे ताकि जब आप पैर खोलें यानी अपने घुटने सीधे करें तो आपकी ब्रिक ठीक पोजीशन पे आ सके। इवेंचुअली आपको अपने नी स्ट्रेट करने हैं। नी पुश कीजिए संदीप पूरी तरीके से। वेरी गुड, एक्सेलेंट। यदि आपके पीठ में दर्द है, लंबर में पेन है, तो दोनों पैर के अंगूठे जोड़िए और पैर की एड़ियाँ फैला दीजिए। यदि नहीं तो आप दोनों पैर के पंजों को एक साथ जोड़कर भी रख सकते हैं। कैन यू डू दैट? एग्जैक्टली। एंड कीप पुशिंग योर थाइज बैकवर्ड, कीप पुशिंग योर नीज बैकवर्ड सो दैट योर लेग्स आर स्ट्रेट।
आप देख सकते हैं ये सेतुबंध जो ब्रिक पे किया गया है ये कितना कारगर आसन है। इसमें भी आपकी थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइनल, उस पर बहुत अच्छा असर होता है। आप देख सकते हैं ये एक प्रिपरेशन है जालंधर बंद की जो प्राणायाम में इस्तेमाल करते हैं। चिन गोज टू द चेस्ट एंड इट गेट्स लॉक्ड। तो यहाँ जो सर्कुलेशन इस वक्त थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों पे हो रहा है वो उसकी सेहत के लिए, उस ग्रंथियों की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। चेस्ट पूरी तरह से खोला हुआ है। ये पोज हाइपर स्ट्रेस कंडीशन के लिए, बैक एक के लिए और लिवर, स्प्लीन, किडनीज इस पे काम और पेनक्रियाज पे काम करने के लिए कारगर पोज है। निकलने के लिए इससे आप पहले अपने हाथ खोलेंगे, पैरों को नीचे लाएंगे और ब्रिक पकड़ के उसको ज़मीन पे हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे। 2-3 दफ़ा फिर एंकल पकड़ के आप अपने बटक्स को ऊपर नीचे करेंगे सो दैट अगर कहीं स्टिफनेस आ गई हो तो वो भी मोबिलाइज हो जाए। और आप देख सकते हैं कि जब संदीप नीचे आएंगे तो ये ब्रिक हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और इस पर आप अपने सैक्रम को रेस्ट कराएंगे। नी शुड बी टुगेदर एंड फीट अपार्ट। अब आप अपने हाथ छोड़ सकते हैं। पूरी तरह निकलने के लिए आप 30 सेकेंड इसमें ब्रिक पे अपनी सैक्रम को रेस्ट होने दीजिए और फिर ब्रिक को धीमे से निकाल के अपनी दाईं ओर रख लीजिए और एक बार लंबर और सैक्रम को फिर रेस्ट करने दीजिए। इस तरह से अगर कोई भी ज़रा सा भी स्टिफनेस का हिस्सा होगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर आप धीरे से दाएं करवट ले सकते हैं और अपनी पोज से धीमे से वापस आ सकते हैं और फिर से दंडासन में बैठ जाएंगे। इस तरीके से ये पोज समाप्त होता है और एक बहुत ही कारगर और अच्छा पोज है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे हमने स्टेप्स किए। आप ब्रिक देख के डर भी सकते हैं कि ये दर्द करेगा, तो हम आपको इसके बाद एक इसका बहुत ही आसान, बेहद आसान इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रिक सेतुबंध से भी आसान एक इम्प्रोवाइजेशन सेतुबंध सर्वांगासन का। अब हम आपको सेतुबंध सर्वांगासन का एक बहुत ही आसान इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बोल्स्टर वर्टिकली रखा है। राकेश इस पर बैठेंगे और कुछ इस तरीके से दंडासन में बैठेंगे कि उनकी डॉर्सल स्पाइन लेटने के बाद बोल्स्टर के फ्रंट एज को काटे। पैर मोड़िए और इस बोल्स्टर पर लेट जाइए। आपके कंधे, गर्दन और सर जमीन पे होना चाहिए। दोनों पैर सीधे रहेंगे, तने रहेंगे और हाथ छत की ओर घूमे रहेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेतुबंध सर्वांगासन की ही तरह आपके चेस्ट को खोल रहा है, आपके शरीर पर वैसा ही काम कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है इस पोज को करने का। ये एक रिजुविनेटिंग पोज है। इसे ज़रूर करें या सर्वांगासन से पहले या सर्वांगासन और हलासन के बाद में, और इसे ज़रूर करें, करना ना भूलें। निकलने के लिए आप पैर मोड़ेंगे और धीरे से आप सर की तरफ सरकेंगे और राइट टर्न करेंगे। एक बार राइट टर्न कर लिया तो उठ के आप पुनः दंडासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से आप बहुत आसानी से इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। हमें यकीन है कि आप हमारे इन इम्प्रोवाइजेशन से बहुत ज़्यादा कुछ सीख पा रहे हैं और अभ्यास कर सक रहे हैं। हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि सर्वांगासन और हलासन, चाहे इम्प्रोवाइजेशन हो या क्लासिक पोज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ना करें। ये हम आपसे बहुत गुजारिश करते हैं कि ना भूलें। लेकिन सेतुबंध सर्वांगासन और उसका इम्प्रोवाइजेशन आप बड़ी आराम से कर सकते हैं, बल्कि करने भी चाहिए क्योंकि एक बहुत ही अच्छा रिजुविनेटिंग पोज है। आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खुशियाँ